गुड इवनिंग। हम प्री बोर्ड या प्रीलियम एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर देख रहे हैं। इसके पहले की 2 वीडियोज़ में हमने सेक्शन 1 प्रोज़ के दोनों सेक्शंस देखे, जो सीन पैसेज और अनसीन पैसेज। फिर बाद में हमने पोएट्री देखी। अब इसका सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में 4 क्वेश्चंस होते हैं और एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि हर एक क्वेश्चन में 3-3 चॉइस होती है। हर एक में 3 आपके पास में ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई आपको एक करना होता है, यानी 12 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और आपको 4 क्वेश्चंस उसमें से करने होते हैं। तो भरपूर चॉइस है, आप आपकी सहूलत से कोई भी एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि इस ऑप्शंस में ये जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा आपको सबसे ईज़ी पड़ेगा, जिसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे। तो आप वहाँ से वो चीज़ें रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा देखूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज। इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं, ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। इसमें सबसे ईज़ी वर्चुअल मैसेज ही पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप एक लेटर याद करके आ सकते हो और थोड़ा बहुत चेंज करके आपको वो लिख सकते हैं, लेकिन वो है कि आपको वो पूरा याद करके ही आना होगा। आप या फिर एट द टाइम आप इतने सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना आपका टाइम जाएगा और उसमें ग्रामर की मिस्टेक होने की चांसेस भी होते हैं। लेकिन ये ड्राफ्टिंग या वर्चुअल मैसेज में ऐसा होता है कि कन्वर्सेशन आपको दिया होता है और आप यहाँ से देख के ही आपको लिखना होता है। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरेटिवली ईजी है। तो देखते हैं, देखिए इसमें ये कन्वर्सेशन दिया है आशना और मिस्टर सिंह के बीच में। और इसमें मैसेज ड्राफ्ट करना है इस इंफॉर्मेशन को देख के। तो आशना ने फ़ोन किया है, हेलो मे आई स्पीक टू रंजीत प्लीज़। मिस्टर सिंह, रंजीत इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। इसमें सबसे ऊपर तो पहले जिसके लिए फ़ोन किया गया है उसको नाम लिखना होता है। ये क्या सिचुएशन होती है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में, क्या होता है एक्चुअली कि कोई बंदा फ़ोन करे किसी को, सपोज़ कोई आपकी मम्मी के लिए फ़ोन करता है, लेकिन मम्मी घर में नहीं है या वो कुछ काम कर रही है और वो फ़ोन आप रिसीव करते हैं। तो फिर वो आपको ये बोले कि आप मम्मी को ये बता देना, तो आप मम्मी को किस तरह से मैसेज कन्वे करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सिचुएशन होती है। तो फ़ोन जिसके लिए किया गया है, जैसे किसी ने आपकी मम्मी के लिए फ़ोन किया है तो ऊपर आप मॉम लिखेंगे। यहाँ पे इसने ने पूछा है, हेलो मे आई स्पीक टू रंजीत। वो रंजीत से बात करना चाहती है, तो आप ऊपर रंजीत लिखेंगे और फिर उसके नीचे कहाँ से आप शुरू करेंगे, कॉल किसने किया है। आप मम्मी को यही बताएंगे ना कि फलां बंदे ने या फलां आंटी ने आपको कॉल किया था और वो ऐसा ऐसा कहना चाह रही थी, तो इसलिए। तो आशना कॉल्ड अप टू से, आशना ने कॉल किया था कहने के लिए, कॉल्ड अप टू से। बस आपको इतना ही इसमें बढ़ाना है, अप टू से दैट, क्या वो कहना चाहती थी या वो किस लिए उसने कॉल किया था ये। फिर उसके बाद में अभी ये तो स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइन होती है, ये तो यही कन्वर्सेशन होता है कि वो बंदा पूछती है कि मतलब उसको जिससे भी बात करना है कि वो है क्या, और फिर ये दूसरा इधर से जो रिसीवर होता है वो कहता है कि वो नहीं है और आप क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है क्या। तब ये जो लास्ट की लाइन होती है, लास्ट की 3-4 एक थोड़ा-सा पैराग्राफ जैसी लाइन्स होती है, वहाँ पे आपको मैसेज मिल जाता है। जैसे यहाँ पर पहले आशना ने कहा, फिर मिस्टर सिंह ने, फिर आशना ने, फिर मिस्टर सिंह ने। अब ये मिस्टर सिंह ने पूछा, हेलो आशना, आई एम रंजीत्स फादर, इज़ देयर एनी मैसेज। तो आशना बोलती हैं कि यस प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। यहाँ पर आपको ये मैसेज मिल रहा है, तो आप इस तरह से उसको लिखेंगे कि मिस आशना कॉल्ड अप टू से दैट you bring your biology notebook, called up to say that bring biology notebook to school today. she was I की जगह आप उसको she करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ही सारा खेल होता है। ये डायरेक्ट स्पीच में होता है कन्वर्सेशन, मतलब वो दोनों डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं ना, आपको उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो I की जगह आप she लिखेंगे। शी वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस। मैं आपको थोड़ा सा करके भी बता देती हूँ। मिस
आशना called up to say that, यहाँ पर क्या है, प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग, तो दैट टू आप ये हिम के यहाँ से आप ये काट देंगे, यहाँ से कंटिन्यू आप करेंगे टू ब्रिंग भी आप हटा देंगे। बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, अभी आय हटा के आप आय की जगह पे शी लिखेंगे। आय की जगह पे आपने शी लिखना है। शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस। फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर ये आय है, ये आय हटा के आप फिर से शी लिखेंगे। शी वुड लाइक टू सी द नोट्स विच, आवर की जगह आप यूर लिखेंगे। योर बायोलॉजी टीचर गिव टू द स्कूल ड्यूरिंग, माई की जगह आप हर लिखेंगे, ड्यूरिंग हर अब्सेंस। और नीचे फिर योर फादर। मैसेज किसने किया, देखिए आशना ने फ़ोन किया था रंजीत से बात करने के लिए, रंजीत के फादर ने फ़ोन उठाया, यहाँ उन्होंने एक लाइन में बताया भी है। ये यहाँ इन्होंने बताया भी, आई एम रंजीत फादर। तो आप रंजीत के फादर ने फ़ोन उठाया था और रंजीत के फादर को ये मैसेज मिला, तो आप ऊपर लिखेंगे रंजीत, क्योंकि आप रंजीत के लिए मैसेज लिख रहे हैं। फिर आप पूरा लिखेंगे कि आशना कॉल्ड अप टू से दैट, जो भी मैसेज उसका है वो आप लिखेंगे। और नीचे क्योंकि फादर ने फ़ोन उठाया था इसलिए योर फादर आप इस तरह से करेंगे। तो ये आपका इस तरह से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हुआ। फिर दूसरी बात है आपका, इसका बी है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो, और बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत ही सटीक है। आप किसी भी के इंटरव्यू के लिए आप क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का सी है स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। इसमें कंपेयरिंग तो एक काफ़ी लेंदी आंसर हो जाता है, वैसे भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। कोई भी प्रोग्राम की कंपेयरिंग, उसका इंट्रोडक्शन, गेस्ट का इंट्रोडक्शन, वेलकम सॉन्ग, इंट्रोडक्शन स्पीच, फेलिसिटेशन, मेन इवेंट्स, स्पीच ऑफ द गेट्स, वोट ऑफ थैंक्स, ये सारा लिखने के लिए काफ़ी इसमें मेहनत भी लगती है और काफ़ी टाइम भी इसमें जाता है। लेकिन और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, एक ही आइडिया या एक सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको एक सेंटेंस को लेके उसको एक्सपांड करना होता है करीब 100 वर्ड्स में, यानी कि एक पेज भर के आपको पूरा लिखना होता है। मेरे ख्याल से स्पीच राइटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती है, कि कुछ चीज़ें फिक्स होती है स्पीच में, जैसे रिस्पेक्टेड गेस्ट और प्रेसिडेंट और वो सारी चीज़ें, डियर फ्रेंड्स, और लास्ट में थैंक यू वगैरह, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस उसमें फिक्स होते हैं जहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर वहाँ से देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो बहुत ही ईजी है। तो प्रिपेयर ए स्पीच, सेव वाटर सेव वर्ल्ड टॉपिक पे आपको स्पीच लिखना है। उसमें सिर्फ आप वो जो मैंने फॉर्मेट दिया उसमें सिर्फ आप टॉपिक को चेंज कीजिए और टॉपिक से रिलेटेड 1-2 सेंटेंस आप उसके अंदर डालिए। अगर आप कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ टॉपिक ही आप चेंज करते वो फॉर्मेट में, और बाकी अलग से आप कुछ भी नहीं लिखते, तभी भी आपको 4 आउट ऑफ 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 3 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। क्वेश्चन 4 का डी है रिव्यू राइटिंग। ये इन्होंने इसमें एक अच्छा चेंज किया है। पहले जब ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ था, आपके कोर्स में ऐड हुआ था, तब उन्होंने रिव्यू को स्पेसिफिक नहीं किया था। कोई बुक आपकी कोई भी बुक का या किसी भी चीज़ का वो देते कि आपको इसका रिव्यू लिखना है, लेकिन अभी उन्होंने इसको फिक्स कर दिया है कि फ़िल्म रिव्यू आपको लिखना है। तो आप कोई भी एक फ़िल्म का रिव्यू याद करके जा सकते हैं।
कोई भी एक फ़िल्म का जो भी आपको अच्छी लगती हो, या जो भी रिव्यू आपने पढ़ा हो, या आपको कहीं से उसका आंसर मिला हो, और आप वो जैसे के वैसे वहाँ पर लिख सकते हो। उसमें आपको कोई किसी भी किस्म के चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर से ये एक लेंदी आंसर होता है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स होने का ख़तरा बना रहता है। जबकि उसके मुकाबले में अपील राइटिंग एक ईज़ीएस्ट ऑप्शन है कि उसमें एक तो वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है, उसमें सेंटेंसेस नहीं होते, उसमें तो सिर्फ पॉइंट्स होते हैं कि सबसे पहले आप लिखते हो कि ये अपील कौन कर रहा है, अपील के लिए वो क्या कर रहे हैं, फिर अपील किस टॉपिक पे कर रहे हैं, देन उसका स्लोगन आप लिखते हो, बाद में आप उसका वेन्यू, डेट, टाइम वगैरह वो लिखते हो, और लास्ट का एक सेंटेंस फिक्स फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू, और वो एड्रेस आप लिखते हो, तो ये ईजी होता है। फिर सेक्शन 4 है लिटरेरी जर्नल। इसमें जो आपका यूनिट 1 है, सॉरी, जो 4.1 वाला है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल, यहाँ से सेक्शन 4 में पहले तो 4 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस फॉर ईच नॉवेल, या हिस्ट्री ऑफ, फॉर नॉट ईच नॉवेल, फॉर ईच सेक्शन ऑफ नॉवेल, जिसमें 4 सेक्शन है, 3 नॉवेल है, और पहला वाला हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है। तो पहला जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, इसमें से लेंदी क्वेश्चन आंसर से शॉर्ट नोट्स वगैरह इस तरह से नहीं आते। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, और आपको आगे अगर कुछ परेशानी हो ना हो, लेकिन यहाँ पे तो आपके पूरे 4 मार्क्स आप अच्छे से अचीव ही कर पाते हैं। तो देखते हैं, पहला हवाला है मैच द कॉलम ए विथ बी। यहाँ पे मुरासाकी शिकुबाई, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन बनियन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इधर राइटर्स के नाम लिखे हैं और इधर उनके नॉवेल्स के नाम लिखे, तो हम इसको मैच करेंगे। पहले मुरासाकी शिकुबाई ने टेल ऑफ जेनजी लिखी है, जोनाथन स्विफ्ट ने गलिवर्स ट्रैवल लिखा है, जॉन बनियन ने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राजा मोहन्स वाइफ लिखा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग, अनीता देसाई। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अनीता देसाई ये सारे इंडियंस नेम लग रहे हैं, और हेनरी फील्डिंग एक फॉरेनर नेम है। तो या ये भी हो सकते हैं कि तो आप यहाँ से हेनरी फील्डिंग इसका ऑड है। इस तरह से कॉमन सेंस लगा के भी आप कर सकते। बहुत ही रेयर केसेस में ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। फिर सेकेंड है प्लेस, पीरियड, क्लाइमेट, लाइफ स्टाइल। प्लेस, पीरियड, क्लाइमेट, ये एक नॉवेल में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती, क्या क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस होता है। ये पहले तो वो किस सेटिंग में, किस जगह पे वो नॉवेल लिखा जा रहा है, और फिर पीरियड किस एज में, किस एरा में वो नॉवेल लिखा जा रहा है, उस क्लाइमेट क्या है। लाइफ स्टाइल इसका टॉपिक नहीं होता, तो इसमें लाइफ स्टाइल ऑड होगा। फिर है इसका थर्ड, थीम, प्लॉट, सेटिंग, नॉवेल है। थीम, प्लॉट, सेटिंग ये सारे नॉवेल के एलिमेंट्स है, जबकि नॉवेल का शॉर्ट एक टाइप है, इसलिए ये इसमें ऑड होगा। हॉरर, मिस्ट्री, पिकार्स्क्यू, थ्रिलर। हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर ये सारे के सारे एक हॉरर स्टोरी के टाइप्स होते हैं, जबकि पिकार्स्क्यू नॉवेल डिफरेंट होता है, इसमें पिकार्स्क्यू डिफरेंट है ये। उसके बाद में बी है, ये आपके यूनिट 2 में से आएगा, टू सर विथ लव में से ही क्वेश्चन आएंगे, ये तो फिक्स है कि कहाँ से आने वाला है। डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। रिकी ब्रेथवेट ने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए चेंज किस तरह से लाया, तो जो उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का बिहेवियर इनकलकेट, एटीट्यूड इनकलकेट किया था उनके अंदर के, गर्ल्स शुड कॉल बाय मिस, और बॉयज़ शुड कॉल बाय सर, ये वाला आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और जो भी चीज़ें उन्होंने की, और वो बच्चों को टूर पे लेके गए, और बच्चों के साथ में उन्होंने पर्सनल इंटरेक्शन किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
आप ये 2 ही चीज़ें अगर लिखें कि उन्होंने एक रिस्पेक्ट का एटीट्यूड इनकलकेट किया था, और दूसरी बात ये कि वो बच्चों को टूर पर लेके गए थे अपने साथ में। ये 2 चीज़ें अगर आप ये 2 ही पॉइंट लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स इस पे मिल जाएँगे। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस फ़िलिप्स। मिस फ़िलिप्स एक बहुत ही मतलब ऐसे देखने में तो मासूम सी लगती थी, लेकिन उसने काफ़ी चतुराई से वो आर्गुमेंट को डील किया था और आर्गुमेंट विन किया था एक्चुअली। तो ये आपको उसके बारे में लिखना है, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में 2 लाइन वहाँ आपको लिखना है। फिर सी है, डिस्क्राइब हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर मिस्टर फॉग अरेस्टिंग हिम फॉर बैंक रॉबरी एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि फिक्स ने किस तरह से मतलब उनको गलत समझकर, उनको रॉबर समझकर उनका पीछा किया था और उनकी राह में परेशानियाँ खड़ी की थी। ये आपको यहाँ लिखना है। राइट 4-5 सेंटेंस ऑफ द टाइम थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये पूरी कहानी टाइम पे ही बेस्ड थी कि किस तरह से टाइम फ्लिकर होता है और टाइम चेंज होता है। टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता बल्कि आपको अकॉर्डिंग टू टाइम चलना पड़ता है वगैरह। वो सारे कहानी की जो शुरुआत में, नॉवेल के शुरुआत में थीम दी है, वहाँ से ही आपको ये मिल जाएगा। फिर डी है, द साइन ऑफ 4। नॉवेल में से क्वेश्चंस आएंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल, एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ 4। इस नॉवेल का सेंट्रल आइडिया ये था कि पैसा जब भी इंसान के पास गलत तरीके से आता है तो वो उसको नुकसान ही पहुंचा के जाता है। वो सारी चीज़ें आपको कहानी की थीम में मिल जाएगी। डिस्क्राइब द जो नॉवेल के शुरू में आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है, उसके लिए आपको कोई गाइड रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स एक जासूस था, एक डिटेक्टिव था वो। उसका कैरेक्टर स्केच आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको सारी ही चीज़ें अच्छी से समझ आई होगी। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है, या इसमें से किसी का आप पर्टिकुलर आंसर चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की पूरी वीडियो चाहते हैं, अगर आप आंसर चाहते हैं, तो आपको मुझे कमेंट कीजिए और आपका ईमेल आईडी डालिए वहाँ पर साथ में, तो आपको मेल पर आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप वैसा भी कमेंट कर कीजिए, तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।